गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है आपका दैनिक पंजी या नकल बही या जर्नल, है ना। अब जर्नल क्या होता है आप बोलोगे, तो बेटा जर्नल एक ऐसी बुक होती है जिसमें आप डे टू डे के जितने भी आपके लेन देन होते हैं, ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको आप नोट डाउन करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि इंसान की मेमोरी इतनी ज़्यादा वास्ट नहीं है कि वो सारे ट्रांजैक्शन को याद रख सके, है ना। उसकी भी एक सीमा है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन सारे ट्रांजैक्शन को लिख लेते हैं जिससे हमको समय आने पर हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोरेंडम बुक, है ना। तो मेमोरेंडम बुक इज़ अ रफ बुक। मेमोरेंडम बुक जो है एक रफ बुक होती है, मतलब साधारण कागज़ से बनी हुई कच्ची बही बोला जाता है जिसको हिंदी में, जो कि ऑर्डिनरी पेपर से बनती है। एंड इन विच अ बिजनेस रिकॉर्ड्स, इसमें हमारे जितने भी व्यापार के लेन देन होते हैं, है ना, उनको हम क्या करते हैं, लिखते हैं एज दे हैपन, है ना। दिस इज़ कॉल्ड मेमोरेंडम बुक। इसीलिए इसको स्मारक बही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे हमको क्या मिलता है, याद करने में सहायता मिलती है कि भाई हमने कितने लोगों से कितने का माल खरीदा है और कितने लोगों को कितने रुपए में बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गई हमारी मेमोरेंडम बुक। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा जर्नल। अब जर्नल क्या होता है, जर्नल इज़ दैट बुक इज़ ओरिजिनल रिकॉर्ड, है ना। जर्नल या नकल बही हमारी प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है ना, जो कि बिजनेसमैन क्या करता है, अपने डे टू डे के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको कैसे लिखता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का ऑर्डर होता है कि आप कैसे लिखते हो उसको, डेट वाइज। दैनिक लेन देन का विवरण होता है जिसमें हम उसको तिथिवार लिखते हैं सौदे के क्रम अनुसार। जैसे आज दिनांक कौन सी है, सपोज करो 1 दिनांक के 1 दिनांक वाले दिन सबसे पहले जो सौदा हुआ है मैं पहले उसको लिखूँगी, बाद में जो सौदा हुआ है उसको बाद में लिखूँगी। तो इस तरीके से हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन्हें तिथिवार और सौदे के क्रम में लिखते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत इन अकाउंट्स में हम डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं अमाउंट को। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन में हम एक्सप्लेन करते हैं, पूरा विवरण देते हैं, और साथ में नाम पक्ष और जमा पक्ष भी लिखते हैं कि कौन सा खाता नाम पक्ष हो रहा है और कौन सा जमा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। नीड और ऑब्जेक्ट्स ऑफ और इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। नकल बही की आवश्यकता या उद्देश्य या महत्व या लाभ। सबसे पहला एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्यवहारों का विश्लेषण करते हैं, है ना, कि कौन सा लेन देन में कौन सा खाता हमारा डेबिट होगा या नाम होगा या कौन सा जमा होगा। अगर हमको खातों की पूरी जानकारी होगी तभी क्या होगा, हमारे खाते सही बनेंगे। दूसरा पॉइंट है कन्वीनियंस इन पोस्टिंग। अब खातों में लिखने में भी हमको सुविधा होगी। जब नकल बही में या जर्नल में हम हमारे क्या लिख देंगे, खातों के प्रकार लिख देंगे कि भाई ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो इससे हमको खातों में लेखा करने में भी सुविधा होगी। खातों में लेखा करने का मतलब क्या होता है, पोस्टिंग करना। तो लेज़र में हम आसानी से इसकी पोस्टिंग भी कर पाएंगे। फिर थर्ड पॉइंट है नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शंस, है ना। इससे हमको व्यवहारों का ज्ञान भी पता चलता है कि हमारे व्यवहारों का क्या ज्ञान है ना, हमारे व्यवहार कैसे हैं, इसका हम संक्षिप्त विवरण कैसे लिखते हैं जिससे उस व्यवहार की हमको पूरी जानकारी मिल जाए, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक पूरा हमको व्यवहार का ज्ञान मिल जाता है कि हमने इसमें क्या किया है, किसी को माल बेचा है, खरीदा है, या किस तरीके का हमने काम किया है। देन फोर्थ पॉइंट है फुल डिटेल एट वन प्लेस। इसमें हमको एक ही जगह पर पूरी डिटेल मिल जाती है। ठीक है, मतलब एक ही स्थान पर हमको पूरा मिल जाता है कि दोनों पक्षों की प्रविष्टि भी हो जाती है, लेन देन का हिसाब भी मिल जाता है कि कितना लेन देन है, नेम हमको डेबिट कौन सा क्रेडिट है वो भी मिल जाता है, और पूरा विवरण मिलता है, उसका डिस्क्रिप्शन। फिफ्थ पॉइंट है डेट वाइज एंट्री, है ना।
अब इसकी तिथि क्रमानुसार इसकी प्रविष्टि होती है, मतलब हम डेट वाइज चलते हैं। जैसे 1 तारीख की प्रविष्टि 1 तारीख को ही करते हैं, 2 तारीख की प्रविष्टि हम 2 को करेंगे और 3 की हम 3 को करेंगे, ठीक है। देन 6 पॉइंट है लेस चेंजेस ऑफ एरर, है ना। अशुद्धियों की हमारे पास में कम संभावना होती है, इसमें अशुद्धियाँ कम होती हैं, है ना। तो इसमें हम चेंजेस क्या हैं, हम एरर्स के कम से कम होते हैं, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों में क्या होती हैं, हमारी इंद्रियां होती हैं, तो हमारी अशुद्धियां होने की भी संभावना कम होती है, ठीक है। अब है हमारा रूल्स ऑफ जर्नल, है ना, नकल बही के नियम। अब पर्सनल अकाउंट से व्यक्तिगत खाते, ठीक है। व्यक्तिगत खाते यानी जिसमें किसी व्यक्ति का नाम हो, ठीक है, या किसी भी प्रकार का रिप्रेजेंटेटिव खाता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत खाते। जैसे लेनदार, देनदार, है ना, ये सारे पूंजी है, बैंक है, पूर्वदत्त हैं, ये सारे कैसे होते हैं, हमारे व्यक्तिगत खाते होते हैं, ठीक है। तो इन व्यक्तिगत खातों का एक रूल होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, डेबिट यानी पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा करते हैं। पाने वाला जो भी होगा उसको हम नाम करेंगे और देने वाले को हम जमा करेंगे। फिर है हमारा रियल अकाउंट्स यानी वास्तविक खाते, है ना। अब वास्तविक खाते क्या हैं, इसमें डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। जब भी व्यापार में कोई वस्तु आती है तो उसको हम नाम करते हैं, और व्यापार से कोई वस्तु जाती है तो उसको हम जमा करते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट्स यानी आय व्यय के खाते। इसमें हम व्यय एवं हानियों को क्या करते हैं, नाम करते हैं, और आय एवं लाभों को जमा करते हैं। ये तो है हमारे जर्नल के रूल या फिर हमारे रूल्स ऑफ जर्नल यानी नकल बही के नियम, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में। अब नकल बही का प्रारूप कैसा है, प्रोफार्मा ऑफ जर्नल। तो इसमें हमारे पास में कितने 5 कॉलम होते हैं। जर्नल का प्रारूप, है ना, प्रोफार्मा ऑफ जर्नल, यह नकल बही का प्रारूप, है ना। इसमें 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, अकाउंट डेबिट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, है ना। मतलब पहला होता है दिनांक का, ठीक है। उसके बाद में पर्टिकुलर्स जिसमें हम विवरण लिखते हैं, लेजर फोलियो नंबर यानी ये एंट्री हमने कहाँ पर कौन से खाते में किस पेज पे की है उसका नंबर, और हमारे पास में कितनी राशि डेबिट हुई है और कितनी राशि क्रेडिट हुई है, ये दोनों अलग अलग कॉलम में लिखी जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा नकल बही का प्रारूप, ठीक है। अब है अकाउंट्स रिप्रेजेंटिंग द ओनर ऑफ बिजनेस, मतलब व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करने वाले खाते। अब व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 खाते होते हैं, एक होता है पूंजी खाता, दूसरा होता है आहरण खाता, है ना। पूंजी खाता कौन सा होता है, जो स्वामी का स्वयं का होता है, जिसमें वो क्या करता है, पूंजी लगाता है। मतलब बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस में जो भी कैश, गुड्स, जो भी वो असेट्स लेकर आता है जिससे वो बिज़नेस स्टार्ट करता है, उसको क्या करता है, वो कैपिटल अकाउंट खोल के उसमें क्रेडिट करता है। क्यों, क्योंकि व्यापार में लगाई हुई जो पूंजी है वो व्यापार का दायित्व मानी जाती है। इससे क्या है, व्यापार का स्वामी व्यापार का ऋणदाता होता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, एक पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। मतलब ये बिजनेसमैन जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है पूंजी या कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देन सेकंड है ड्राइंग अकाउंट। अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यापार का स्वामी यदि बिजनेस से कुछ कैश, गुड्स या फिर असेट्स का कोई पार्ट यूटिलाइज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ड्राइंग कहते हैं या फिर आहरण कहते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट जो होता है उसमें से हम क्या करते हैं, उतना अमाउंट कम कर देते हैं। तो ये भी क्या है, एक व्यक्तिगत खाता है या व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करने वाला खाता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स अकाउंट यानी माल खाते का विभाजन। अब माल खाते का विभाजन या हम उसको क्लासिफाइड कैसे करेंगे। सबसे पहला है परचेस अकाउंट।
है ना। परचेस अकाउंट में क्या होता है, हमने जितनी भी परचेसिंग की है लाइक कैश या क्रेडिट, हम उसका सबका क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन रखते हैं, जिससे हमको आखिरी में पता चले कि हमने साल के एंड में कितना परचेसिंग किया है। सेल्स अकाउंट है ना, या विक्रय खाता। विक्रय खाता में भी हम यही करते हैं, हमारा कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स हम दोनों को लिखते हैं, जिससे हमको वर्ष के अंत में या समय समय पर हम जब चाहें तब हम देख सकते हैं कि हमने कितना माल बेचा है। ठीक है। फिर है परचेस रिटर्न अकाउंट, है ना। अब परचेस रिटर्न अकाउंट क्या होता है, क्रय वापसी खाता होता है। ठीक है। अब क्रय वापसी खाता जो होता है, इसमें जब हम माल क्रय करते हैं और किसी कारणवश उस माल में कोई डैमेज है ना, या फिर किसी कारण से उसमें कुछ इन ट्रांजिट कोई डैमेज हो जाता है, या कुछ टूट फूट हो जाती है ना, या ब्रेकेज है, या कोई मटेरियल टूट फूट गया है, तो हम उसको रिटर्न करते हैं। ठीक है, जिससे हमने परचेस किया है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, परचेस रिटर्न अकाउंट में इसका हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन लिखते हैं। देन है हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट, यानी विक्रय वापसी खाता। जब हमारा बेचा हुआ माल जिसको हमने बेचा है वो किसी कारणवश ट्रांजिट में टूट फूट जाए, है ना, या फिर ख़राब निकले, है ना, या फिर किसी वजह से वो डैमेज हो जाए, है ना, तो उसको वो माल वो क्या करता है, हमें रिटर्न करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट, है ना। ये होता है हमारा विक्रय वापसी खाता। अब फिफ्थ पॉइंट है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, है ना। हमने कंसाइनमेंट पर माल भेजा, मतलब प्रेषित माल खाता, है ना। जब भी हम हमारे व्यापार में हमारे प्रतिनिधि को नियुक्त करते हैं किसके लिए, माल बेचने के उद्देश्य से, तो हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट या प्रेषित माल खाता बनाते हैं। ठीक है, ऐसा माल हमारे विक्रय से पृथक माना जाता है, इसको हम विक्रय नहीं मानते हैं। जब पूरा विक्रय हो जाता है, जब वो हमारे पास में इन्फॉर्मेशन देता है कि हमने इतना बेच दिया, तब हम इसकी एंट्री किताबों में करते हैं। तब तक हम उसको गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट या प्रेषित माल खाते में ही इसकी क्या करते हैं, एंट्री करते हैं या इसकी प्रविष्टि करते हैं। छठे नंबर पर है आपका स्टॉक अकाउंट, है ना। अब आप देखिए, वर्ष के अंत में ज़रूरी नहीं कि आपका माल पूरा ही बिक जाएगा, कुछ ना कुछ अनबिका माल रह जाएगा या अनसोल्ड स्टॉक रहेगा जो आपका बिका नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक। वर्ष के अंत में है तो उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, और वर्ष के प्रारंभ में है तो हम उसको क्या कहेंगे, नए वर्ष में ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अब है हमारा मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मीनिंग, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, ठीक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करती है। दिस इज़ अप्लाइड ऑन एवरी स्टेज ऑफ सप्लाई, है ना। माल एवं सेवा कर जो है भारत संघ द्वारा लगाया हुआ कर है, जो कि माल या सेवा की पूर्ति के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है ना। इस प्रकार यह बहुबिंदु लगने वाला कर है ना। यह मल्टी पॉइंट टैक्स है, मतलब हर पॉइंट पर इसमें टैक्स इंक्लूड होगा, और इसका अंतिम भार किस पे पड़ता है, माल या सेवा के अंतिम उपभोक्ता पर, है ना। मतलब जो फाइनल कंज्यूमर है, जो माल खरीदेगा, उसको ये सारा टैक्स क्या करना होगा, पे करना होगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। माल एवं सेवा कर की प्रकृति एवं उसकी विशेषताएं। सबसे पहले माल एवं सेवा कर क्या है, फेडरल टैक्स है ना। ये क्या है, एक संघीय कर है ना, जो कि भारत संघ के द्वारा लगाया गया कर है। ठीक है, मतलब इसको क्या है, भारत सरकार ने लगाया हुआ है, तो ये संघ कर, माल या सेवा कर जो है संघीय कर कहलाता है, फेडरल टैक्स कहलाता है ना, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों की समान रूप से भागीदारी होती है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है ड्यूअल टैक्स, यानी दोहरा कर है ये, है ना। अगर हम साधारण बोलचाल की भाषा में इसको देखें तो वैसे तो ये सिंगल टैक्स है,
मतलब एकल कर है। बट अगर हम इसको देखें तो व्यावहारिक रूप से ये ड्यूअल टैक्स है ना, इन्हें दोहरा टैक्स प्रणाली में लागू किया जाता है ये। फिर है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी ये अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या है, अंतिम उपभोक्ता ही क्या पे करता है ना, मतलब अंत में ये सिर्फ उपभोक्ता पर ही प्रभाव डालता है, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। अब इसको क्या है, फोर्थ पॉइंट है, कैटेगराइज इनटू 7 स्टेट्स, है ना, इसको 7 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं, या इसको 7 श्रेणियों में हमने बांटा है, ठीक है। इसमें 7 श्रेणियाँ कौन सी है, एक होती है 0% की दर, एक होती है 0.25% की दर, फिर 3%, 5%, 12%, 18% और मैक्सिमम है 28%, ठीक है। अब क्या है, ये 5th पॉइंट सेस, यानी एक ये उपकर है ना, उपकर यानी राज्यों की क्षतिपूर्ति के लिए ये दिया गया कर है, जिससे क्या है, राज्य अपने जो स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट अपने जितने भी पेंडिंग वर्क हैं या जो भी उनको वेलफेयर के काम करना है वो उससे कर सकती हैं, ठीक है। देन है ज़ीरो टैक्स यानी शून्य कर। अब हमारे दैनिक यानी हमारे डे टू डे की लाइफ में जो भी हमारी जो कंपलसरी गुड्स हैं, है ना, जो अनिवार्य वस्तुएं हैं, उनको हमने जीएसटी से कर मुक्त रखा है ना, जैसे अनाज वगैरह है, ये सब चीज़ें कर मुक्त हैं। अगर इन पे कर लगता तो क्या होता, जो बहुत ही गरीब लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोग हैं, उनको तो अनाज भी नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको क्या किया है, ज़ीरो टैक्स की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। फिर है इसका ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हमारे माल एवं सेवा कर के उद्देश्य या लाभ क्या क्या है। सबसे पहला है संपूर्ण देश में एक जैसी कर प्रणाली। इन्होंने क्या किया है कि पूरे देश में हमको एक जैसी कर प्रणाली चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इस कर को लागू किया, ठीक है। फिर है करों की बारंबारता के दोष का निवारण, है ना। अब कर जो बार बार लग रहे थे, है ना, हर बार एक नया कर, हर बार एक नया कर, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उससे छुट्टी पाने के लिए, मतलब उससे बचने के लिए एक ही टैक्स लगाया, जिससे क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक ही टैक्स लगेगा, इसमें हर बार हमको नया नया कर देने की आवश्यकता नहीं है। फिर है राइट कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्सेस, इसमें करों का सही मिश्रण बनाया गया है, जिससे कर सही तरीके से लागू किया जाए, या कर प्रणाली को हम सही तरीके से क्या कर सकें, इस्तेमाल कर सकें, और सही तरीके से कर प्रणाली लागू हो सके। इंक्रीज इन रेवेन्यू, है ना, अब इससे राजस्व में भी वृद्धि हो रही है हमारे, ठीक है। हमको क्या मिल रहा है, गवर्नमेंट को, यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही क्या मिल रहा है, टैक्स मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों ही क्या करते हैं, इस टैक्स को आधा आधा रखते हैं, जिससे क्या है, स्टेट और सेंट्रल दोनों को क्या मिलता है, फ़ायदा मिलता है, ठीक है। देन 5th पॉइंट है सही एवं पूर्ण हिसाब किताब रखना, है ना, मतलब प्रॉपर एंड करेक्ट अकाउंटिंग, इससे हमारी प्रॉपर एंड करेक्ट अकाउंटिंग भी हो जाती है, ठीक है, जिससे हमको हिसाब किताब रखने में आसानी होती है, ठीक। देन 6th पॉइंट है इजी कैलकुलेशन, है ना। अब इससे क्या है, गणना करने में हमको सरलता मिलती है, क्योंकि एक ही टैक्स है ना, तो एक ही टैक्स से क्या होगा, हमको आसानी होगी कैलकुलेशन में, कि हमारा एक ही टैक्स है तो हम किस तरीके से टैक्सेशन करें, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा माल एवं सेवा कर के उद्देश्य या लाभ। तो यहाँ पर आपकी इस टॉपिक की चैप्टर नंबर 5 की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इसकी थ्योरी आप कॉपी में लिख लें, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू गर्ल्स, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तब तक के लिए थैंक यू गर्ल्स।